students, I am Chaya Chauhan, Assistant Professor Medicinal Chemistry from RKGIT College, Ghaziabad. I am taking your lecture on Medicinal Chemistry BP 402T, and lecture is second from Unit 1, and the topic of this lecture is Physico-Chemical Properties in relation to drug action. So, in this we are going to study the physico-chemical properties. What are the physico-chemical properties? So first we will study physico-chemical properties होती क्या है. So कैसे कोई स्ट्रक्चर में कोई फंक्शनल ग्रुप और किसी मॉलिक्यूल के अंदर कैसे इन्फ्लुएंस करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ड्रग की और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ड्रग की. सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक वी टॉक अबाउट द सॉलिबिलिटी को कैसे अफेक्ट करेगा. अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करोगे तो कैसे वो किसी ड्रग का स्टीरियो केमिस्ट्री को कैसे चेंज करेगा, उसका जो स्पेशियल अरेंजमेंट है वो कैसे चेंज होगा. दैट कम्स अंडर द फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग. सो ये जो हमारा प्रॉपर्टीज़ हैं ये जो बायोलॉजिकल सिस्टम के साथ में जो हमारी ड्रग एक्शन करती है, तो जो हमारा टारगेट सिस्टम है दैट में बी एंजाइम और दैट में भी रिसेप्टर, तो उसके साथ जो बाइंडिंग है उसको कैसे अफेक्ट करती है. सो हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं प्लस केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, हाउ दे विल इन्फ्लुएंस द इंटरेक्शन ऑफ द ड्रग विद द रिसेप्टर, इट इज़ कॉल्ड एज फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ of the drug in relation to the target action. So now what are the physico-chemical properties that are affecting the drug action? So कौन सी physico-chemical properties हैं जो drug action को affect करती हैं. So इसमें first जो property है वो हमारी है solubility. Then we will talk about the hydrogen bonding. The third property is ionization of the drug. Then partition coefficient. Then we will talk about complexation. Then protein binding, bioisosterism, stereochemistry. In stereochemistry we will talk about the optical isomerism and geometrical isomerism. Then we will talk about the dipole moment, molar refractivity and electronic properties. So these are the few parameters or few physico-chemical properties that are affecting the drug action. So solubility, how solubility affect the drug action. So first क्या सॉलिबिलिटी होती क्या है. सॉलिबिलिटी क्या होती है कि कितना अमाउंट ड्रग का हमारे किसी कंपाउंड का सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं सॉलिबिलिटी. सो व्हाट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन अ सॉल्वेंट, इट इज़ कॉल्ड एज सॉलिबिलिटी. सो सॉलिबिलिटी को जो है वो लेकिन किस पे करते हैं हम, एट अ गिवन टेम्परेचर, बिकॉज एज द टेम्परेचर चेंजेस सॉलिबिलिटी चेंजेस. So it is defined as the concentration of the solute in a solvent at a given temperature. So this is solubility. So what are the factors that affect the solubility? First we will talk about the factors जो solubility को affect करते हैं. So particle size सबसे पहला factor है. that जो हमारा compound है, जो हमारा solute है, उसका particle size अगर कम होगा तो solubility अच्छी होगी. If particle size is less, then there will be good solubility. Then chemical structure of the drug. If polar groups are present in the drug molecule or in a solute, then it will solubilize in polar solvent. If non-polar groups are present, then it will solubilize in organic solvent. Then surface area. अगर ड्रग का सरफेस एरिया ज़्यादा है या सोल्यूट का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो सॉलिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी. जितना सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा सॉलिबिलिटी होगी. देन क्रिस्टलाइन फॉर्म, द क्रिस्टल की कौन सी फॉर्म है, या फिर ड्रग हमारी क्रिस्टलाइन है या अमॉर्फस फॉर्म में प्रेजेंट है, ये भी अफेक्ट करती है सॉलिबिलिटी को. और अगर हम टैबलेट डोजेस फॉर्म की बात करें, बिकॉज हम ड्रग की बात कर रहे हैं, सो ड्रग में अगर हम स्पेशली टैबलेट डोजेस फॉर्म की बात करें, बिकॉज बहुत सारी ड्रग्स हैं वो डायरेक्टली हम ब्लड स्ट्रीम में दे रहे हैं, आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू दे रहे हैं या आईवी इंजेक्शन के थ्रू दे रहे हैं. यहाँ पे अगर हम टैबलेट की बात करें तो टैबलेट का जो टैबलेट में कौन सा हमने मैट्रिक्स यूज़ किया है, कौन सी कोटिंग है, वो भी अफेक्ट करती है ड्रग की सॉलिबिलिटी को. सो सॉलिबिलिटी का सिग्निफिकेंस क्या होगा ड्रग के लिए रिलेशन में. सो कोई भी ड्रग कब हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी, जब वो ड्रग हमारे बॉडी फ्लूइड्स में डिज़ोल्व होगी. लाइक आई टेल यू, जिस ड्रग हमारी ड्रग है, ये ड्रग पार्टिकल्स हैं,
ये हमारे बॉडी फ्लूइड, लाइक टैबलेट की बात करो तो यहाँ पे ये हमारा स्टमक का फ्लूइड है और यहाँ पे हमारी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जा रही है, ये हमारी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जा रही है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ड्रग को मेरे क्रॉस करना है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। सो क्रॉस करने के लिए पहले ड्रग को इसमें सॉल्युबलाइज होना है, जो हमारा फ्लूइड है उसमें सॉल्युबलाइज होना है, देन ओनली इट विल क्रॉस दिस मेम्ब्रेन एंड गो टू द टारगेट। यहाँ पे टारगेट है, रिसेप्टर है या एंजाइम है जिस पे इसको एक्ट करना है, जिसको इसको बाइंड करना है, एंड आफ्टर बाइंडिंग इट विल शो द इफेक्ट। सो फॉर crossing the membrane, this plasma membrane, it has to dissolve it has to solubilize in the body fluid, and then only it will cross any membrane and then go to the target and bind to that target receptor. So solubility, what is the significance? Until and unless drug is not solubilized, जब तक drug solubilize नहीं होगी fluid के अंदर, तब तक drug जो है वो cross नहीं करेगी plasma membrane को। सो हमारी जो ड्रग है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए इट शुड बी सॉल्युबलाइज्ड इन द बॉडी फ्लूइड एंड देन ओनली इट कैन शो द इफेक्ट। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑन द ड्रग। नाउ इफ वी वांट टू एक्सप्लेन द सॉल्युबिलिटी, तो दो वेरी इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं जिनको हमें एक्सप्लेन करना है इन कंसंट्रेशन टू द सॉल्युबिलिटी, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड सेकेंड इज द आयोनाइजेशन। तो जो ड्रग की सॉल्युबिलिटी है उसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग और आयोनाइजेशन पे भी सॉल्युबिलिटी ड्रग की डिपेंड करती है। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम देखते हैं कि किस वाले कंपाउंड के कैसे कंपाउंड्स हैं या कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। नाउ लाइक स्टमक का जो फ्लूइड है या जो हमारा ब्लड है उसमें जो हमारी ड्रग है, जो ड्रग को सॉल्युबलाइज होना है, तो हमारे पास कैसा फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, पोलर फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, क्योंकि हमारे जो फ्लूइड है उसमें क्या प्रेजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल। सो कोई भी ड्रग है उसको इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद ही ये ड्रग सॉल्युबलाइज होगी। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस के बीच होगी, लाइक इसका हाइड्रोजन HOH, इसका हाइड्रोजन, और जो हमारा जो भी हमारी ड्रग है, ड्रग के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो सकता है, ड्रग के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट हो सकता है, ड्रग के अंदर सल्फर प्रेजेंट हो सकता है, कोई भी हेटेरो एटम। सो जिसके पास हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो, जिनके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो, तो ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के साथ जब बाइंड करते हैं दे विल लीड टू दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म्ड बिटवीन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर of heteroatom like nitrogen, oxygen, sulfur and electron deficient hydrogen, ये electropositive electron deficient hydrogen, इसके बीच में जो बॉन्डिंग है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो कहाँ से ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर ये हमारी ड्रग में प्रेजेंट है, इनमें से कोई भी फंक्शनल ग्रुप में भी प्रेजेंट इन आर ड्रग। और कैसे, लाइक कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप हो गया CO, तो हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है। लाइक अमाइन फंक्शनल ग्रुप हो गया NH2, तो हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है। कोई सल्फाइड फंक्शनल ग्रुप है सल्फर, तो ये हमारे पास सल्फर प्रेजेंट हो गया। सो अगर ड्रग में ऐसा कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जिसमें हेटेरो एटम प्रेजेंट है, दे विल प्रोवाइड लोन पेयर और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड दे विल मेक द बॉन्डिंग विद द हाइड्रोजन, एज वी हैव गिवन द एग्जाम्पल ओवर हियर। सी दिस ड्रग RCOO, this is the drug molecule and it is binding to the hydrogen, another molecule of the same drug, ये another molecule same drug उससे bind कर रहा है। अब मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, ये OH है, ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल के साथ आया हुआ है, और ये जो है ये मेरी ड्रग का स्ट्रक्चर है। सो यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसने ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया और इट विल फॉर्म दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक एग्जाम्पल ये सैलिसिलिक एसिड का दिया हुआ है। सैलिसिलिक एसिड जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। सो सैलिसिलिक एसिड के अंदर ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मतलब विद इन द मॉलिक्यूल ये बॉन्डिंग हो रही है। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह की होती है, एक तो विद इन द मॉलिक्यूल और एक विद अदर मॉलिक्यूल। सो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ शो की हुई है ये इंटरमॉलिकुलर है, क्योंकि यहाँ ये ड्रग मॉलिक्यूल है, ये सेपरेट मॉलिक्यूल है, और ये जो है हमारा ये वाटर मॉलिक्यूल है। सो दोनों के बीच में ये बॉन्डिंग हो रही है। ये बॉन्डिंग जो है यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जब बॉन्डिंग होगी, दिस इज कॉल्ड इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब इसी मॉलिक्यूल के सेम मॉलिक्यूल है, इसी के एटम्स के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, सो इसे हम कहेंगे इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ हाउ इट इज अफेक्टिंग द
hydrogen bonding, how hydrogen bonding is affecting the solubility of the drug. Like intermolecular hydrogen bonding की मैं बात करती हूँ. intermolecular अभी बताया मैंने, एक हमारा ड्रग का मॉलिक्यूल है और दूसरा it may be of drug molecule or it may be water molecule, another molecule. उसके साथ में जो बॉन्डिंग होगी वो इंटरमोलिकुलर होगी और ये बॉन्डिंग हमेशा इंक्रीज करेगी सॉलिबिलिटी को, इंक्रीजेज द वाटर सॉलिबिलिटी. अगर बॉन्डिंग हमारी है इंट्रामोलिकुलर, मतलब विद इन द मॉलिक्यूल बॉन्डिंग हो गई है, मॉलिक्यूल बाइंड कर रहा है सेम मॉलिक्यूल के अंदर, सो ये जो बॉन्डिंग है इट विल डिक्रीज द वाटर सॉलिबिलिटी, ये वाटर सॉलिबिलिटी को डिक्रीज कर देगी. सो ये जो बॉन्डिंग है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिक्वायर्ड है फॉर द सॉलिबिलिटी ऑफ द ड्रग, और जब ड्रग सॉलिबलाइज होगी फूड के अंदर तभी ड्रग जो है अपना एक्शन शो करेगी, बिकॉज ओनली देन ड्रग विल क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देन इट विल शो द it will bind to the structure and shows its effect. Now hydrogen bonding यहाँ तो solubility की बात करें, it is also present in the drug receptor interaction. ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन में भी ये प्रेजेंट होती है. तो जो ड्रग हमारी रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है उसमें नंबर ऑफ फोर्सेस जो हैं प्रेजेंट होती हैं. उन नंबर ऑफ फोर्सेस में एक तरह की जो फोर्स है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. उन नंबर ऑफ फोर्सेस में वन ऑफ द टाइप ऑफ द force is hydrogen bonding. Now ionization, this is the second criteria and it also affect the solubility of the drug. Ionization भी solubility drug की affect करता है. कैसे affect करता है? क्योंकि ये जो हमारी drugs हैं mostly कैसी होती हैं, organic salts होते हैं. Like हमने कोई salt बना लिया COONA, ये सोडियम सॉल्ट हो गया. ये सोडियम सॉल्ट हो गया हमारी, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ड्रग है उसका ये सोडियम सॉल्ट हो गया. लाइक कोई हमारी ड्रग है जो अमीन कंटेनिंग ड्रग है तो हम उसका क्या बना लेंगे, हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट बना लेंगे. तो हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो कैसी होंगी, ड्रग हमारी जो है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, सॉल्ट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है. ऑलवेज ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फंक्शनल ग्रुप एज इट इज़ प्रेजेंट हो. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी. अभी ये जो हमारी जो ड्रग्स हैं ये कैसे प्रेजेंट हैं, ये हमारी सॉल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट है एंड मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर ऑर्गेनिक सॉल्ट्स. अब जो सॉल्ट में और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्डिंग होगी उसे हम कहते हैं आयन डाइपोल. उसे हम क्या कहेंगे, आयन डाइपोल इंटरेक्शन. सो जो आयन डाइपोल इंटरेक्शन है वो कैसे होता है, लाइक एक हमारा ये मॉलिक्यूल है COONA, तो एक तो COO ये नेगेटिव पार्ट हो गया, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा. एक हमारे पास पॉजिटिव पार्ट हो गया ये सोडियम, ये हमारा पॉजिटिव पार्ट होगा सोडियम आयन. तो जो हमारा नेगेटिव पार्ट होता है वो वाटर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पार्ट के साथ जाके अटैच करेगा HOH, तो इस H के साथ जाके ये बाइंड करेगा. और जो हमारा ये पॉजिटिव पार्ट है इसका सॉल्ट का, ये नेगेटिव पार्ट के साथ ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा. सो अगर ऐसी बाइंडिंग है देन इट इज़ कॉल्ड एज आयन डाइपोल इंटरेक्शन. और ये किस वजह से होती है, ड्यू टू द आयोनाइजेशन. ये आयोनाइजेशन हो गया ड्रग का फ्लूइड के अंदर, जो बॉडी फ्लूइड है उसमें ड्रग आयोनाइज्ड हो गई है और आयोनाइज्ड होने के बाद ये जो बॉन्डिंग हो रही है दैट इज कॉल्ड आयन डाइपोल इंटरेक्शन. ओके, सो हियर कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट ऑफ अ ड्रग, इसमें दो तरह के हमारे आयन्स हैं बताया मैंने, एक कार्बोक्सिलेट आयन है और एक सोडियम आयन है. सो जो कार्बोक्सिलेट आयन है इट विल फॉर्म इंटरेक्शन विद द हाइड्रोजन एंड जो सोडियम पार्ट है, सोडियम आयन है, जो पॉजिटिव पार्ट है जो कैटायन है दैट विल फॉर्म सॉल्ट और दैट विल फॉर्म द बॉन्डिंग विद द OH, O ऑक्सीजन के साथ. ऐसी अमाइन साल्ट की बात करें तो इसमें क्लोराइड एनायन होगा और हमारे पास अमोनियम आयन होगा. सो जो क्लोराइड है हमारे पास Cl माइनस, ये जो Cl माइनस है और ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव हो जाएगा. तो ये जो हमारा Cl माइनस है ये कहाँ पे जाके अटैच होगा, ये ऑक्सीजन के साथ. ये जो Cl आयन है ये H2O वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा. और जब हम इसकी बात करेंगे अमोनियम आयन की, ये किसके साथ बाइंड करेगा, ये हमारा जो पॉजिटिव पार्ट है तो ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव के साथ जाके बाइंड करेगा और ये जो पॉजिटिव पार्ट है ये नेगेटिव के साथ ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा. सो ऑलवेज आयन डाइपोल इंटरेक्शन में एक पार्ट पॉजिटिव और एक पार्ट नेगेटिव. सो ऐसी इंटरेक्शन जब होगी देन इट इज़ कॉल्ड आयन डाइपोल इंटरेक्शन और इट विल ऑल्सो अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग.
तो कुछ जो ऑर्गेनिक सॉल्ट हैं उनकी जो सॉल्युबलाइजेशन है वो आयोनाइजेशन के थ्रू होता है, और जो हमारी ड्रग्स हैं यूजुअल जैसी ड्रग्स होती हैं, सो वो ड्रग्स जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगी। सो ये दोनों ही बॉन्डिंग किसको, सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट कर रही हैं, और सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट कर रही हैं तो ड्रग की जो हमारी पैसेज है थ्रू दी मेम्ब्रेन उसको अफेक्ट करती है। अब आयनाइजेशन को हमने डिटरमाइन करना है, तो हमने आयनाइजेशन कैसे अफेक्ट कर रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग को, सो इसके लिए हमने पीके वैल्यू निकालनी पड़ती है। पीके वैल्यू क्या होती है, जो डिसोसिएशन है एसिड का, जो डिसोसिएशन है एसिड का उसकी पावर को, उसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को हम क्या कहते हैं, पीके कहते हैं, वीक एसिड या फिर वीक बेस का। और ये हमने हेंडरसन हैसलबैक इक्वेशन है उसके थ्रू हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं पीके वैल्यू को। इफ़ वी नो द पीएच, हमें पीएच अगर पता है तो ये पीके वैल्यू वी कैन कैलकुलेट फॉर द वीक एसिड एंड फॉर द वीक बेस, दोनों के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसको कैलकुलेट करने के बाद हम पता लगा सकते हैं कि ड्रग हमारी कौन से पार्ट में जाके सॉल्युबलाइज होगी, और वहाँ जहाँ पे सॉल्युबलाइज होगी वहाँ पे उसका एब्जॉर्प्शन होगा। सो ड्रग का एब्जॉर्प्शन किस पार्ट में हो रहा है ये हम आयोनाइजेशन से पता कर सकते हैं बाय नोइंग द पीके वैल्यू। सो पीके इज द मेजर ऑफ द रिलेटिव स्ट्रेंथ, मीन्स डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ अ वीक एसिड और वीक बेस। सो ये वो पॉइंट है जब हमारी ड्रग 50% आयोनाइज्ड और 50% अनआयोनाइज्ड होती है। लाइक किसी ड्रग का हमारे पीके वैल्यू है वो 4 है, सो ये 4 पीके वैल्यू पे जो ड्रग है हमारी वो 50% तो आयोनाइज्ड प्रेजेंट होगी और 50% जो है वो अनआयोनाइज्ड प्रेजेंट होगी। 50% आयोनाइज्ड और 50% अनआयोनाइज्ड, एंड ओनली अनआयोनाइज्ड ड्रग ही ऐसी होती है जो अनआयोनाइज्ड है, जिस पे कोई चार्ज नहीं है, वही पार्ट ड्रग का हमारा एब्जॉर्ब होता है। जो आयोनाइज्ड पार्ट ड्रग का वो एब्जॉर्ब नहीं होता। सो अगर हमने ये निकालना है तो पीके वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, पीएच हमें नोन है। अब हम इस फॉर्मूला से परसेंटेज आयोनाइज्ड, कितनी ड्रग हमारी आयोनाइज्ड है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला परसेंटेज आयोनाइजेशन। सो कितना परसेंट हमारी ड्रग आयोनाइज्ड है। so, अब ये जो ड्रग है हमारी, लाइक मैंने एक एग्जांपल दिया है ये आपको सिप्रोफ्लॉक्सासिन का। सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो ड्रग है वो हमारी ड्रग, इसमें वेरियस जो है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हैं। लाइक इसमें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, एक सेकेंडरी अल्काइल अमीन है जो बेसिक होता है नेचर में, एक हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, 2 हैं इसमें अराइल अमाइंस हैं, वो हमारे पास 2 हैं, ये न्यूट्रल होते हैं। अब हमारा एक पास एक ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, वो एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ड्रग के अंदर सिर्फ एसिडिक फंक्शनल ग्रुप होगा या ड्रग के अंदर सिर्फ बेसिक फंक्शनल ग्रुप होगा। इट विल डिपेंड कि ड्रग पे हमारे जो है कितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, क्योंकि ड्रग मॉलिक्यूल हमेशा लार्ज होता है तो उसके अंदर वेरियस मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, और दे मे हैव डिफरेंट एसिडिटी और डिफरेंट बेसिसिटी और इट मे बी न्यूट्रल। सो ऐसा एक एग्जांपल हमारे पास सिप्रोफ्लॉक्सासिन है। तो ये जो ड्रग है हमारी ये अलग अलग पीएच पे अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होती है। लाइक अगर मैं बात करूँ, ये हमारी जो बेसिक पीएच है 7.4, इस पे इसके ये सिर्फ एनाइनिक फॉर्म में प्रेजेंट होगी, मतलब जो इसका ये पार्ट है सिर्फ ये वाला पार्ट जो है इसका आयोनाइज्ड होगा, और ये यहाँ पे जो NH है अमीन पोर्शन है वो अनआयोनाइज्ड होगा। अब अगर मैं इसकी एसिडिक स्टमक के पीएच पे बात करें तो ये जो सिर्फ अमाइन पार्ट है सिर्फ वही इसका आयोनाइज्ड होगा और दूसरा पोर्शन जो है इसका अनआयोनाइज्ड होगा। लेकिन जब ये पीएच 5.6 to 7 के बीच में ये ड्यूटेराइन की तरह प्रेजेंट होती है, मतलब एनायन भी बन रहा है कैटायन भी बन रहा है, तो एक तरह से क्या हो गया, ये न्यूट्रल अनचार्ज की तरह हो गया। और ये ड्रग जो है हमारी अनचार्ज्ड कंडीशन में ही एब्जॉर्ब होती है, ना तो ये हमारी कैटायन की फॉर्म में एब्जॉर्ब होगी ना हमारी एनायन की फॉर्म में एब्जॉर्ब होगी। ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन का एग्जांपल है। और टोटल कितना उस पर चार्ज, रिजल्टेंट चार्ज कितना बन रहा है, इस पर डिपेंड करेगा कि ड्रग हमारी किस पार्ट में जाके सॉल्युबलाइज हो रही है और कितना आयोनाइजेशन हो रहा है। सो आयोनाइजेशन कैसे अफेक्ट करेगा हमारी ड्रग के एब्जॉर्प्शन को। सो ड्रग जो है हमारी बॉडी फ्लूइड में जाके आयन इंटरेक्शन बनाएगी, आयन डाइपोल इंटरेक्शन बनाएगी और डिसॉल्व होगी। लाइक वीक एसिड ड्रग की बात करें तो पीके कितना है, लगभग 3 to 7 होता है। इस वैल्यू पे जो वीक एसिड ड्रग है लाइक एस्प्रिन है,
एस्प्रिन है और जितनी भी हमारी एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक ड्रग्स हैं, ऑलमोस्ट वे सभी ड्रग हमारी वीक एसिडिक ड्रग हैं। और ये ड्रग्स जो है हमारी, जो स्टमक का पीएच होता है, कितना होता है स्टमक का पीएच हमारा 1 to 3 के बीच में होता है, तो इस पीएच पे ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगी और स्टमक से ही एब्जॉर्ब होगी। जो दूसरे ड्रग्स हैं वेरी वीक और वेरी वीक एसिड्स और वेरी वीक बेसिस, ये ड्रग्स क्या होंगी, ये हमारी स्टमक में और जीआई ट्रैक्ट के अदर पोर्शन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, सब जगह पे ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होंगी और पूरी जीआई ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब हो सकती हैं ऐसी ड्रग्स। इसका एग्जांपल जो है, ये मतलब जो ड्रग होती हैं वेरी वीक एसिड और वेरी वीक बेसिस, इनमें डिपेंड करेगा कि उसमें नॉन पोलर या लिपोफिलिक कैरेक्टर कितना है, उसके अकॉर्डिंग इनका एब्जॉर्प्शन होगा। अदरवाइज इनके लिए जो पार्ट है कि स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये होल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो सकती हैं। नाउ कम्स टू द वीक बेसिस। वीक बेसिस की बात करें तो पी के वैल्यू कितनी होती है 7 to 11। ये कहाँ पे जाके आयोनाइज्ड कहाँ हो जाती हैं, स्टमक में हो जाती हैं। तो जो ड्रग हमारी वीक बेस है वो हमारी एसिडिक पीएच पे आयोनाइज्ड होगी, जो हमारी वीक एसिड है वो हमारी बेसिक पीएच पे आयोनाइज्ड होगी। सो जो एसिडिक ड्रग है एसिडिक एटमॉस्फेयर में अनआयोनाइज्ड, बेसिक ड्रग है बेसिक एटमॉस्फेयर में अनआयोनाइज्ड होगी। सो जो वीक बेस हैं लाइक डेप्सोन, डायजेपाम, जो ये वाली ड्रग्स हैं ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होंगी। जो स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं ये हमेशा आयोनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे और जीआई ट्रैक्ट के किसी भी पार्ट से एब्जॉर्ब नहीं होते, या फिर हम कहेंगे पुअरली एब्जॉर्ब्ड होते हैं। ये जो पोर्शन है हमारा, ऐसी ड्रग्स जो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, दे हैव पुअर एब्जॉर्प्शन थ्रू द जीआई ट्रैक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द आयोनाइजेशन। नाउ कम्स टू द इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज। सो सम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज ऑल्सो अफेक्ट द ड्रग इंटरैक्शन विद द रिसेप्टर। जो टारगेट है बॉडी के अंदर ड्रग का, उसके साथ में इंटरैक्शन को अफेक्ट करती हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें से कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी है जो अफेक्ट करेंगी। पहली है मॉलिक्यूलर साइज, फिर शेप, ड्रग की शेप कैसी है और कितना वॉल्यूम ड्रग ऑक्यूपाई कर रही है जब वो रिसेप्टर के पास पहुंच रही है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कि वो अट्रैक्ट हो रहा है टारगेट की तरफ कि नहीं हो रहा है। देन फ्रंटियल एनर्जी, ऑर्बिटल एनर्जी, मतलब ह्यूमो और लूमो की बात करेंगे। सो ये जो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ हैं ये ड्रग के टारगेट के साथ इंटरेक्शन को अफेक्ट करती हैं। ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो गया, अगर ज़्यादा फंक्शनल मॉलिकुलर ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे तो ड्रग जाके स्मूथली बाइंड नहीं करेगी रिसेप्टर के साथ, और अगर उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो भी ड्रग हमारी जो है बाइंड नहीं करेगी। सो ड्रग का जो शेप है, साइज़ है, वॉल्यूम है, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं ड्रग के टारगेट के साथ जो है बाइंडिंग को। नाउ जो हमारा डाइपोल मूवमेंट है, डाइपोल मूवमेंट इज अनदर प्रॉपर्टी दैट अफेक्ट द ड्रग इंटरैक्शन। और जो डाइपोल मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, जो हमारे दो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस हैं उनके बीच की डिस्टेंस को जब हम चार्ज के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आती है वो डाइपोल मूवमेंट होता है। और ये जो स्टडी है, जो ये डाइपोल मूवमेंट है, उसमें जो क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है उसको स्टडी करने के लिए डाइपोल मूवमेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिसको हम स्टडी करते हैं, क्योंकि ये इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का टाइप है डाइपोल मूवमेंट। अब जो मोलार रिफ्रैक्टिविटी, ये हमारे नेक्स्ट क्राइटेरिया है जो ड्रग इंटरैक्शन को अफेक्ट करता है। सो मोलर रिफ्रैक्टिविटी कैसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ये स्टेरिक फैक्टर है, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप ड्रग के चारों तरफ प्रेजेंट है वो कितना हिंड्रेंस कॉज कर रहे हैं टूवर्ड्स दी रिसेप्टर बाइंडिंग। सो यूजुअली जो है हम इसको जो एक तरह से मेजर कर लेते हैं वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर रही है ड्रग। सो इसके लिए जो हमें मोलर रिफ्रैक्टिविटी अगर किसी ड्रग की निकालनी है तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए ड्रग का, मॉलिक्यूलर जो उसका वेट है और प्लस डेंसिटी है। अगर हमें ये वैल्यूज़ पता है मोलर रिफ्रैक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो मोलार रिफ्रैक्टिविटी है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 40 to 130 होनी चाहिए। जो ड्रग की लाइकलीनेस मतलब रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग के लिए कितनी मोलार रिफ्रैक्टिविटी होनी चाहिए, 40 to 130 के बीच में होनी चाहिए। अगर इतनी मोलार रिफ्रैक्टिविटी होगी देन देयर विल बी गुड एफिनिटी ऑफ द ड्रग टुवर्ड्स द रिसेप्टर बाइंडिंग।
अब मोलार रिफ्रैक्टिविटी इंक्रीज करती है व्हेन इंक्रीज इन द वॉल्यूम एंड मोलिकुलर वेट ऑफ द ड्रग, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मोलिकुलर वेट। सो इसके साथ में ये ड्रग की जो है हमारी रिफ्रैक्टिविटी इंक्रीज होगी, क्योंकि हम डेंसिटी और मोलिकुलर वेट को हमारे पास फॉर्मूला में इन वैल्यू पुट करनी है, देन ओनली वी कैन कैलकुलेट द मोलार रिफ्रैक्टिविटी। सो मोलार रिफ्रैक्टिविटी जो है वो कितनी होनी चाहिए? इट शुड बी बिटवीन 40 to 130 फॉर इंक्रीजिंग द ड्रग लाइकलीनेस इन प्रॉपर्टीज। नाउ मोलार रिफ्रैक्टिविटी जो है वो डिस्पर्सिव फोर्सेस जो हमारे जो रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग होती है ना, तो उसमें 3 टाइप्स की मेजर फोर्सेस होती हैं जो लिगेंड के साथ बाइंडिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो उसमें कौन कौन सी फोर्सेस हैं? हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग है, फिर दूसरी है डिस्पर्सिव बॉन्डिंग है, डिस्पर्सिव फोर्सेस है, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस हैं। सो इन 3 टाइप में से जो एक टाइप की इंटरैक्शन है डिस्पर्सिव फोर्सेस, उन फोर्सेस में मोलार रिफ्रैक्टिविटी को हम एक क्राइटेरिया है जिससे हमें पता लगता है कि कितनी डिस्पर्सिव फोर्सेस के साथ जो है ड्रग हमारी बाइंड करेगी। सो इट इज़ वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया फॉर calculated for measuring the forces between the drug and receptor interaction. So when we are going to calculate the how much force is required for binding of the drug to the receptor, we calculate molar refractivity. So this is one of the type of the dispersive forces that are required for drug receptor binding. So these are the references for this lecture, and then thank you so much.